गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 3 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों का सर्कुलर मोशन चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और फ्रेंड, लेक्चर नंबर 2 में यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे लोग फ्रेंड। और लेकिन आज के लेक्चर में फ्रेंड हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे लोग, खास करके जो बचा हुआ जो हम लोगों का टॉपिक है वो पढ़ेंगे लोग, ठीक है। हालांकि अभी बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है इस टॉपिक में। हालांकि अभी तो हम लोग काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं, अभी डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ना बाकी है। तो फ्रेंड्स, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में अभी हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करना है फ्रेंड, क्योंकि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ चुके हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं लोग, और एक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को भी हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है। तो चलिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करते हैं। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन। यस फ्रेंड देखिए, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोगों को, एक्सेलरेशन का तो नाम आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं लोग फ्रेंड, लेकिन अब उम्मीद है कि अब आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का भी नाम अब आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, एंगुलर जो एक्सेलरेशन के बात आता है, एंगुलर वेलोसिटी के बात आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बात आता है, ये जब भी एंगुलर शब्द का बात आता है तो आप लोग इस दिमाग में आप लोगों को ये एक बात क्लिक करता है कि ये सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है यहाँ पे। यस फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जिस प्रकार से हम आप लोग काइनेमैटिक्स में यानी कि लीनियर मोशन में आप लोग जानते हैं लोग कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस फ्रेंड, उसी प्रकार इसमें भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time rate of change of angular velocity with respect to time is defined as angular acceleration, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो फ्रेंड देखिए, ये सिंपल सा ये हम लोग का एक ये एग्जाम डेफिनेशन रहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कि ये चेंज है फ्रेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होता है एंगुलर वेलोसिटी में, तो फ्रेंड इसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड आप लोग काइनेमैटिक्स में भी पढ़े थे लोग, यानी कि लीनियर काइनेमैटिक्स में पढ़े थे लोग, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये मतलब कि बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, मतलब कि टाइम के अनुसार वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, यानी कि टाइम के अनुसार एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे लोग कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के अनुसार घट रहा है तो हम लोग बोलेंगे लोग कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि घट रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रेंड समझ सकते हैं लोग बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें नया नहीं है, ये सारी चीज़ें वही है जो कि हम लोग लीनियर मोशन में पढ़े थे लोग, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एंगुलर वर्ड का एक नया एंगुलर वर्ड जुड़ गया है, ठीक है। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, ये जैसे कि हम लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग अल्फा से, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड, अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम लिख सकते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, और फ्रेंड इसे हम लोग यह भी लिख सकते हैं लोग डी ओमेगा
डिवाइडेड बाई डी टाइम, ठीक है। ओके सर, आप लोग ये इस प्रकार से अल्फा को लिख सकते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ओके सर, इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं लोग, इसे आप लोग लिख सकते हैं लोग ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस बाई टी इनिशियल, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, ये फ्रेंड ये है डिफरेंशियल, मतलब कि बहुत ही छोटा है, यानी कि एट इंस्टेंट टाइम का बात जब किया जाएगा तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे फ्रेंड। ये सारी चीज़ें आप लोग जैसे कि जानते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड ये हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड देखिए, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के आप लोग ये पढ़ चुके लोग, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ना, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जैसे कि आप लोग काइनेमैटिक्स में एक्सेलरेशन को केवल एक ही पार्ट में आप लोग पढ़ते हैं लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही एंगुलर एक्सेलरेशन फ्रेंड 2 पार्ट में डिफाइन हो जाता है, यानी कि रिजॉल्व हो जाता है 2 कंपोनेंट में, एक टेंजेंट के एलोंग और एक रेडियस के एलोंग, ठीक है। तो जो फ्रेंड टेंजेंट के अलॉन्ग जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो रिजॉल्व होता है उसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग, और जो रेडियस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट रिजॉल्व होता है उसे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम वो भी लिखवाते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ। ओके सर, तो आइए फ्रेंड इसे हम लोग 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं लोग, देखते हैं लोग कौन कौन सा वो 2 पार्ट है, ठीक है। ओके सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर, फ्रेंड ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना, ये इसके बाद में एक टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें फ्रेंड बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हालांकि वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन मैं उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक ऑफ करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड इसे हम लोग इट इज़ रिजॉल्व इन 2 पार्ट, इट इज़ रिजॉल्व इन 2 component component. First is tangential, acceleration, and second is radial acceleration, फ्रेंड देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग AT से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, ठीक है। और रेडियल एक्सेलरेशन को AR से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर, और इसको हम लोग बोलेंगे लोग रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, ये सर्कल बनाकर हम लोग समझते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए फ्रेंड, ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है। ओके सर, अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा ए एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया फ्रेंड, ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। ओके सर, और ये फ्रेंड, तो इसे फ्रेंड ना 2 पार्ट में हम लोग कंपोनेंट तोड़ सकते हैं इस रेडियस को, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं कैसे हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। ओके सर, मान लीजिए कि फ्रेंड ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। तो एक तो फ्रेंड हम लोग ये थीटा एंगल पे है, तो एक तो फ्रेंड हम लोग इसके अलॉन्ग तोड़ लेंगे लोग, रेडियस के अलॉन्ग, ठीक है ना। ये हम लोग रेडियस के अलॉन्ग एक तोड़ लेंगे लोग, ठीक है। ए कॉस
थीटा, ठीक है। और एक फ्रेंड हम लोग तोड़ लेंगे लोग इसके टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है। टेंजेंट के लॉन्ग बोले तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे लोग ए साइन थीटा, ठीक है। ओके सर लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ए साइन थीटा को ही ना फ्रेंड हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं लोग ए टी से, ठीक है। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग ए आर से, ठीक है। ओके सर, तो अब सोचिए लोग फ्रेंड कि अब ए आर यानी कि ए कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना फ्रेंड, ए कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, इसी को ना फ्रेंड हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं लोग वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यही इसी ए आर यानी कि एक्सेलरेशन का बात होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं लोग डी वी बाई डी टी, ठीक है। ओके सर, ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को, ओके सर समझ में आ रहा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देखिए लोग ये रेडियल एक्सेलरेशन जो हो गया इसे हम लोग वी स्क्वायर बाई आर से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, और ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हो गया इसे सिंपली डी वी बाई डी टी से, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अब फ्रेंड आप लोग समझिए लो, अब आप लोग समझिए लो, ठीक है। एक बात आप लोग समझिए लो फ्रेंड, अगर आप लोग बोलिएगा कि सर ये दो पार्ट में आप यदि कंपोनेंट तोड़ रहे हैं सर, ब्रेक डाउन कर रहे हैं ये एक्सेलरेशन को, तो सर क्या मतलब इस दोनों को आखिर तोड़ने का क्या ज़रूरत क्या पर, आखिर ये इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा हम लोगों को, ये थोड़ा बताइए सर। तो फ्रेंड देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल पे जब मोशन करता है फ्रेंड, तो रेडियल जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये उसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज चेंज डायरेक्शन, ठीक है। ओके, और फ्रेंड ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कराता है, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग काम है। अगर आप लोग फ्रेंड सोचिए लो कि सर्कुलर मोशन में फ्रेंड ये दोनों में से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट करेगा ही नहीं। यस फ्रेंड, अगर रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन में से कोई एक एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। यस फ्रेंड, क्योंकि सर्कुलर मोशन में फ्रेंड हर एक पॉइंट पे ना ऑब्जेक्ट फ्रेंड अपने डायरेक्शन बदलते रहता है। जैसे कि इस पॉइंट पे आएगा फ्रेंड तो यहाँ पे इसका टेंजेंटियल डायरेक्शन इधर होगा और रेडियल डायरेक्शन रेडियस के लॉन्ग होगा। फिर इस पॉइंट पे आएगा तो इसका टेंजेंटियल डायरेक्शन इधर होगा, फिर इस पॉइंट पे आएगा तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर होगा, फिर इस डायरेक्शन पे आएगा तो इधर होगा, फिर इस डायरेक्शन पे आएगा तो इधर होगा, फिर इस डायरेक्शन पे आएगा तो इधर होगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे फ्रेंड डायरेक्शन बदल रहा है। और ये डायरेक्शन बदलने का वजह क्या है फ्रेंड, तो डायरेक्शन बदलने का वजह है ये रेडियल एक्सेलरेशन। यस फ्रेंड, इसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लोग। अगर ये रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता है तो ये फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट ये मूव ही नहीं, ये डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ही मूव करके इधर आ जाता है, इधर नीचे आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इधर भाग जाता है, ठीक है। ये इधर सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा लोग कि ये रेडियल एक्सेलरेशन जो है, ये रेडियल एक्सेलरेशन जो है ये चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फ्रेंड जो है ये होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड, रीजन फॉर चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड, ट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
यस फ्रेंड, मतलब कि यहाँ पे जो होता है फ्रेंड, यानी कि ये रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, ये होता है फ्रेंड, ये रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और फ्रेंड ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है, ये होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड चेंज कराता है, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड ये आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए लो, ठीक है। फ्रेंड रियल लाइफ से थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि हमको इधर इक्विपमेंट मिले, मैं आप लोगों को समझा दूँ रियल लाइफ से एग्जांपल लेकर। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड हम इससे ही समझाते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड हम इससे समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यही एक एग्जांपल है। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। फ्रेंड जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, दिस। तो फ्रेंड देखिए हर ये क्या हो रहा है कि ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मूव कर रहा है। तो फ्रेंड देखिए अगर ये इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये मतलब कि सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। ये डायरेक्ट इधर ये छूट कर इधर हमारे मुंह पे आके लगेगा, या फिर बोर्ड पे लगेगा, या फिर कैमरा पे जाकर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए, या फिर नहीं होगा, ठीक है। और ये फ्रेंड ये जितना स्पीड हम लोग चला रहे हैं लोग, ये जितना स्पीड चल रहा है ये किस वजह से चल रहा है, ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन की वजह से। क्योंकि मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये आप लोगों को उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। ओके सर, ओके फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए लो, ठीक है, ठीक है। यस फ्रेंड, तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए लोग, ठीक है। ओके सर, यस फ्रेंड, हो गया, इसे इरेज करूं। ओके सर, ओके फ्रेंड, आइए फ्रेंड इसे हम इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये रेडियल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए लोग, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड अब हम इस पे और कुछ बात करते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, वन सेकेंड फ्रेंड, मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ फ्रेंड। ओके सर, यस फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड अब हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन और ये यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक हमारा है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ये दो एक्सेलरेशन होता है फ्रेंड, ठीक है। इसे हम लोग AR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग AT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये फ्रेंड देखिए ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड ये हमारा हो गया रेडियस, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन जो है ये कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमारा इधर आ गया और एक इधर टेंजेंट के साइड में आ गया, ठीक है, AT, जिसे हम लोग dV/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग यानी कि एयर को रिप्रेजेंट करते हैं लोग V² से, ठीक है। ओके सर, यानी कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग dV/dt से, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग V² से, ठीक है। ओके सर, फ्रेंड देखिए ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है ना फ्रेंड, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फ्रेंड जो होता है ना, ये ऑलवेज
ऑलवेज रेडियस के अलॉन्ग, ऑलवेज along रेडियस, along। फ्रेंड देखिए ये रेडियल एक्सेलरेशन का नाम ही है, ये रेडियस के अलॉन्ग जो होता है, ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, और इसका फ्रेंड ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि ए का वैल्यू बताइए लोग, तो आप लोग बोलिएगा, अगर फ्रेंड जैसे कि आप लोग वेक्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं लोग, कि अगर दो वेक्टर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका बीच का एंगल जो 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसका हम लोग नेट किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से AT² प्लस AR², ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन किस प्रकार से निकलेगा फ्रेंड, AT का वैल्यू कितना है फ्रेंड, dV/dt का स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, और AR का वैल्यू क्या है, V²/R इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, और फ्रेंड ये जो हुआ, ये जो आएगा ना, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ओके सर, ये जो आएगा हमारा, ये नेट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अब आप लोगों को ना यहाँ पे एक नया टर्म देखने को मिलेगा बार बार, कि यहाँ पे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पूछेगा, कभी रेडियल एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है, कभी नेट एक्सेलरेशन पूछेगा। तो आप लोगों को नेट एक्सेलरेशन इस प्रकार से फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर, और फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है ना फ्रेंड, इन केस ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ये R डॉट जो ये V होता है, या फिर R डॉट ओमेगा होता है, ओके, या R डॉट अल्फा होता है, ठीक है, ये फ्रेंड ये सारा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, इसके बीच का ना, ये R और वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, R और ओमेगा के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा फ्रेंड, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। ओके सर, इसे फटाफट राइट डाउन करिए लोग। यहाँ पे आप लोग यही समझे लोग कि ये रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, जिसे हम लोग V²/R लिखते हैं, ये ओके। और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन यानी कि सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑलवेज एलॉन्ग होता है रेडियस के एलॉन्ग, ओके। और इसे फ्रेंड इसका नेट एक्सेलरेशन यानी कि ये वाला एक्सेलरेशन पूछेगा, तो हम लोग लिखेंगे लोग AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, और जब इसके बीच का, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है हम लोग इस प्रकार से फाइंड करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं फ्रेंड, इन केस ऑफ AT यानी कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, R डॉट V, R डॉट ओमेगा या फिर R डॉट अल्फा, ये दोनों का बीच का, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। ओके सर, चलिए फ्रेंड, हो गया, इसे इरेज करूँ। ओके सर, ओके सर, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिएगा लोग, ये जो पॉइंट है ना फ्रेंड, इसे नोट डाउन आप लोग करके कर लीजिएगा लोग, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में होगा, सर्कुलर मोशन के केस में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस वेक्टर बोला जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर बोला जाता है, यहाँ पर रेडियस वेक्टर, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। और ये फ्रेंड ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये ओमेगा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। लेकिन सर एक बात बताइए सर, आप तो सर इसको, चलिए पहले इसे हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद में बेहतरीन तरीके से हम समझाते हैं। ओके सर, ओके सर, यू कैन इरेज इट। चलिए फ्रेंड, हम इसे इरेज कर दिए। ओके सर, आप लोग बोलिएगा कि सर क्या ये जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेंड, रेडियल एक्सेलरेशन होता है AR, इसे V²
आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। वेयर ये आर जो होता है ये फ्रेंड रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि आप लोग जानते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो क्या फ्रेंड इसे हम लोग और कुछ लिख सकते हैं क्या? अच्छा फ्रेंड, v बराबर v को v स्क्वायर बाई आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं लोग? v बराबर क्या लिख सकते हैं लोग? आर ओमेगा लिख सकते हैं लोग क्या? चलिए लिख कर देखते हैं, v इंटू वी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। तो हम लोग v को क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। v को हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसे स्क्वायर करेंगे लोग, ठीक है। ओके सर, और इसका r है, तो इसको क्या लिखेंगे लोग फ्रेंड? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और इसे r, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो इसे हम लोग r से r कैंसिल करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लोग, यानी कि रेडियस वेक्टर को v स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं लोग, ठीक है, इस प्रकार से भी, ठीक है। ओके सर, और फ्रेंड एक बात याद रखिएगा लोग, ये एक्सेलरेशन को जब हम लोग यूज करते हैं लोग, ज़रा यहाँ पे समझिएगा लोग फ्रेंड, जैसे कि हमारा एक फार्मूला होता है F इजक्वल टू एम है, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पर हम लोग F इजक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर को हम लोग फ्रेंड लिखेंगे लोग इस प्रकार से, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन लिखेंगे लोग, तो इसे ही हम लोग फ्रेंड सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे लोग, ठीक है। इसे अभी के लिए आप लोग फिलहाल के लिए इतना याद रखिए लोग कि जब हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं लोग, तो उससे हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, ठीक है। आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे लोग, अगर नहीं सुने होंगे लोग तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये कोई भी सर्कुलर मोशन जब होता है तो उसको ना स्टेबल रखने में मदद करता है, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ खींचता है उस फोर्स को, उस ऑब्जेक्ट को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। ओके सर, तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए लोग, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इसे बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अब आप लोग ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ गए लोग। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है फ्रेंड, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन समझना है। चलिए तो इसे इरेज करूं। ओके सर, इरेज करिए इसे। अब हम लोग को समझना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग समझते हैं। फ्रेंड मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके सर। चलिए फ्रेंड, बहुत इधर गर्मी है फ्रेंड्स, आइए देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड linear acceleration, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, यानी कि अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, या फिर हम लोग इसे ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं लोग, ठीक है। और वही फ्रेंड हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लोग, ए को वी बाई टी लिख सकते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, ओके सर। फ्रेंड देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं लोग, हम लोग ये वी को आर ओमेगा लिख सकते हैं लोग क्या,
ये तो आप लोग जानते हैं लोग, ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया रेडियस हो गया, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, इसी को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग, इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग, डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर ओमेगा बाई दी टी। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग तो ए मिलेगा, और यहाँ से आर तो कांस्टेंट होता है तो इसे बाहर निकालेंगे लोग, तो डी ओमेगा बाई डी टी को ही तो फ्रेंड हम लोग बोलते हैं ना रेडियस, ठीक है, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग का एक रिलेशन आ गया क्या, आर इज इक्वल टू अल्फा। यस फ्रेंड, ये रिलेशन आ गया क्या हम लोग को, आर इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि ये हमारा रिलेशन बिटवीन, ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, कुछ नहीं किए लोग, हम लोग जैसे कि पिछले ही लेक्चर में हम लोग जाने थे लोग कि v इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए लोग, तो ये लीनियर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएशन लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर कांस्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है। एक बार कोई भी आप लोग सर्कुलर पाथ बना दीजिएगा तो उसका रेडियस कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है। ओके सर। तो यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी, ये हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा लिख दिए लोग, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ओके सर। तो ये हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ओके सर। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, आर डॉट अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर। तो ये फ्रेंड उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। और इसे ना फ्रेंड एक और इसे एक प्रकार से और लिखा जाता है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं लोग, डी वी बाई डी एस, ठीक है, और डी एस बाई डी टी हम लोग लिखते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, डी एस बाई डी टी को भी लिखते हैं लोग, यानी कि डी वी बाई डी एस लिखते हैं लोग, ठीक है। उसी प्रकार से ना फ्रेंड हम लोग अल्फ़ा में भी हम लोग लिखते हैं लोग ओमेगा इंटू डू ओमेगा बाई डी एस डी थीटा, ठीक है। यानी कि ये होता है फ्रेंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा और ओमेगा, ठीक है, अल्फ़ा एंड ओमेगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में ये रिलेशन होता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसे भी आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ जाइए लोग, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए लोग फटाफट इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड इरेज करो इसे। ओके सर। आइए फ्रेंड इसे हम इरेज करते हैं अब। फ्रेंड देखिए, अब ये आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से फ्रेंड जान गए हैं लोग, ठीक है। ओके सर। अब आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। ओके। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का यानी कि अल्फ़ा का जो एसआई यूनिट जो होता है फ्रेंड, एसआई यूनिट जो होता है उसे हम लोग रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं लोग, ठीक है। ओके सर। और इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा, इसे हम लोग लिखते हैं लोग एम एल टी के पावर 2, ठीक है। ओके सर। क्योंकि फ्रेंड इसका डायमेंशन जो होगा इसका जाहिर सी बात है कि ये इसका टी के पावर -2, ठीक है, डायमेंशन 2 ये होता है, ठीक है। और ये होता है फ्रेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन
इट इज एंगुलर ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके सर। तो ये फ्रेंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में छोटा छोटा पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए लोग, अब हम लोग चलते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। ओके सर। फ्रेंड देखिए, अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। यस फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर फ्रेंड वेरिएबल होगा, ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग कुछ क्या कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये फ्रेंड देखिए, ये डिपेंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन पे नहीं, ये डिपेंड करता है फ्रेंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और इसके दो कंपोनेंट जो होता है ये रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट पे फ्रेंड हम लोग चर्चा करेंगे लोग कि आखिर इसका क्या डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग दो टॉपिक लिखते हैं लोग। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, और दूसरा क्या है फ्रेंड, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए फ्रेंड हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसका ये दो जो ये आप लोग शब्द दिखाई दे रहा है, दो वर्ड जो दिखाई दे रहा है, इसे फ्रेंड आप लोग जानते हैं लोग। आप लोग, मैं बोलूँगा कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं लोग। आप लोग बोलिए कि सर वो कैसे सर। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि काइनेमैटिक्स में आप लोग ये दो टर्म पढ़े होंगे लोग, आप लोगों को याद है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी और एक वेरिएबल वेलोसिटी। तो फ्रेंड कांस्टेंट वेलोसिटी में आप लोग क्या जाने थे लोग कि उसमें जो एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल वेलोसिटी में आप लोग क्या जाने थे लोग कि उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, ओके सर। लेकिन फ्रेंड इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप लोग बोलिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोग बोलिएगा कि जो मतलब कि कोई भी जैसे कि फ्रेंड हम काइनेमैटिक्स में जाने थे लोग कि कोई भी मोशन, ये मान लेते हैं कि हमारा ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। तो ये फ्रेंड अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा, ये इसका स्लोप जो होगा, स्लोप यानी कि हम लोग को जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन देगा स्लोप इसका, तो ये क्या है फ्रेंड, ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अगर फ्रेंड अगर यही ग्राफ अगर हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दे दें, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कुछ ही इस प्रकार से दे दें, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप वेरिएबल है, मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा वेरिएबल होगा, मीन्स वेलोसिटी जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, मोशन जो होगा इसका, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो वेरिएबल मोशन कर रहा है फ्रेंड। ठीक है ना, ओके सर। तो ये आप लोग समझ रहे हैं लोग बेहतरीन तरीक़ा से। तो फ्रेंड उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना फ्रेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे लोग कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, मैं उस ट्विस्ट पे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। आइए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, आप लोग कहने के तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कोई भी एक सर्कल है। ठीक है, अगर इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है,
जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और इधर हमारा AT एक्सेलरेशन हो गया, और इधर हमारा AR एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ओके सर, ये टेंजेंट के अलॉन्ग हमारा AT एक्सेलरेशन हो गया। तो फ्रेंड मैं क्या बोला कि ये जो है ये जो है ये डायरेक्शन को चेंज कराता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है ये डायरेक्शन को चेंज कराता है, ठीक है। ओके सर, और ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड चेंज कराता है, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बोले लो कि वेलोसिटी जो होगा ये यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे लोग, ठीक है। ओके, या फिर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, और इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को वेरिएबल सर्कुलर मोशन बोलते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है ना फ्रेंड, वो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए फ्रेंड की मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, डायरेक्शन तो बदल रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदल रहा है। तो इसका मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का बना होता है। अगर ये दोनों में से कोई एक वैरी करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट होने से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रेंड हम लोग स्पीड मान लेते हैं लोग, स्पीड, ठीक है, स्पीड तो फ्रेंड स्केलर क्वांटिटी होता है, ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड देखिए, अगर ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है ना ये स्पीड बढ़ाता है घटाता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड स्केलर क्वांटिटी स्पीड हमारा हो गया, ठीक है। तो स्पीड जो है फ्रेंड अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये हमारा जो होगा सर्कुलर मोशन जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे लोग इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, स्पीड will in case of circular motion will speed constant। स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। ओके सर, और उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे लोग, तो हम लोग बोलेंगे लोग कि ये जो होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, विल स्पीड कांस्टेंट। तो ये फ्रेंड जो होगा ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। मतलब कि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आप लोग बोलिएगा कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन स्पीड विल बी कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में फ्रेंड स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होना चाहिए, कि यानी कि AT का जो मान है, यानी कि इसका जो मान है ये वैरी करेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, AT विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ AT, केवल AT तो फ्रेंड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन बदलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ AT विल बी कांस्टेंट,
ठीक है, ओके सर। तो ये फ्रेंड हमारा सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सारे बातें हो गया, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। अब हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। राइट, इरेज करूँ इसे, ओके सर। अब आइए फ्रेंड, अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आते हैं, ठीक है, ओके सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे होगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in case of non-uniform circular motion, speed of object will be variable, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, magnitude of tangential acceleration will be variable, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओके सर। तो जाहिर सी बात है कि ये AT जो होगा ये कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब कि स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, तो वो क्या होगा फ्रेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर ये AT जो होगा ये वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AT विल बी वेरिएबल इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके सर। तो ये फ्रेंड आप लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बेहतरीन तरीके से ये आप लोग जान गए लोग, ठीक है, ओके सर। तो फ्रेंड देखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछेगा आप लोगों से, कोई आप लोगों से पूछेगा कि भाई साहब बताइए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आप लोग बोलिए कि देखिए भाई साहब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो होता है ना, ये स्पीड जो होता है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। यस, वेलोसिटी नहीं, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वो तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब कि वेलोसिटी जो होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। ये स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड मींस उसमें केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी कि स्पीड कहीं ना कहीं फ्रेंड डिपेंड करता है ये AT यानी कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन पे, ठीक है। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा इसका मतलब कि स्पीड कांस्टेंट होगा, अगर ये वेरिएबल होगा तो इसका मतलब कि स्पीड जो होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये आप लोग बेहतरीन तरीके से उम्मीद है कि समझ में आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना फ्रेंड। तो कोई भी आप लोगों से पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल एक बात याद रखना है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड विल बी वेरिएबल, ठीक है, ओके। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट, ओके सर। चलिए फ्रेंड हो गया, इरेज करूं, ओके सर। आइए फ्रेंड इरेज करते हैं हम। देखिए फ्रेंड अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा पे क्या डिपेंड करेगा, ठीक है, ओमेगा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, ओके सर। आइए ओमेगा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम ये देखते हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके सर। देखिए फ्रेंड अगर मान लीजिए कि हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, अगर हमारा इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि ये AT जो है ये कांस्टेंट है v² r या फिर ω² r लिखते हैं लोग, ठीक है, इसे हम लोग
dv/dt लिखते हैं लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें ओमेगा पे क्या डिपेंड करता है। ओमेगा जो होता है ना फ्रेंड, ओमेगा जो होता है ये फाइनाइट ओमेगा आर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इनफाइनाइट स्मॉल ओमेगा आर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि आप लोग फ्रेंड, ये मैं आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा पे क्या डिपेंड करेगा। ओमेगा फ्रेंड अगर फाइनाइट ओमेगा का बात किया जाएगा, ठीक है, तो ये फ्रेंड वेरिएबल होगा, ठीक है। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है उसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनाइट ओमेगा की बात किया जाएगा तो उसमें क्या होगा फ्रेंड, ओमेगा में क्या होता है फ्रेंड, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है। अगर इनफाइनाइट स्मॉल ओमेगा में का बात किया जाएगा तो वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फाइनाइट ओमेगा में, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में फाइनाइट एंगुलर वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ओके सर। और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो, फाइनाइट एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि वो उस केस में क्या होगा कि ये जो होता है, ये एटी जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड जो होता है ये हमारा ओमेगा जो होता है, ये ओमेगा बराबर क्या, वी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर ओमेगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ से समझिए लोग कि ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका अगर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि ये स्पीड जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ओके सर। लेकिन ये फ्रेंड ये यहाँ पे क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी होता है, यानी कि ये कांस्टेंट होगा तो ये इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इसका मतलब कि ये वेरिएबल होगा, ठीक है, ये वेरिएबल होगा। अगर ये वेरिएबल होगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी वेरिएबल होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे लोग कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन बोथ केस ऑफ, 1 सेकेंड फ्रेंड, इसे राइट डाउन करिए लोग, स्पेस बनता है तो मैं लिखता हूँ। ओके, यस फ्रेंड। तो आप लोग ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए हैं लोग, ठीक है। ओके सर। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग को कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ये स्पीड का ही फंडा है फ्रेंड, और स्पीड को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके सर। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड, अब आप लोगों को मैं एक और थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, ठीक है। फ्रेंड देखिए, काइनेमैटिक्स में हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े थे लोग, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स में हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े थे लोग, ठीक है। काइनेमैटिक्स में हम लोग 3 केस पढ़े थे लोग, जो कि आप लोगों को याद है। फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट था, इफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 0। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर 0, ठीक है। और केस टू में था, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, ठीक है। और केस नंबर 3 में क्या था, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर
वेरिएबल, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, ये इन केस ऑफ अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसमें एक फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो फार्मूला है क्या फ्रेंड, ठीक है, ये वाला। और इसमें क्या फ्रेंड, इसमें 3 इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज जैसे कि आप लोग काइनेमेटिक्स में जाने थे लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन जो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac। फ्रेंड ये सब काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं लोग, ठीक है। और एक है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेनली 3 इक्वेशन होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये सर्कुलर मोशन में ना, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में ये हो गया लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लो, केस 2 इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, v की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ओमेगा एफ हो जाएगा, ठीक है। और u की जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल हो जाएगा, प्लस a की जगह पे अल्फा और t की जगह पे t हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे देखिए लोग, v स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा ओमेगा एफ का स्क्वायर, u की जगह पर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा और इस की जगह पे थीटा हो जाएगा। और 3 नंबर में देखिए फ्रेंड, एस इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह पर यू इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओके सर, आइए फ्रेंड अब हम इसे इरेज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब केस नंबर 2 में चलते हैं, जब एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या जाने थे लोग कि इफ़ एंगुलर एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं लोग, वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, इन केस ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या होगा फ्रेंड, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, ds/dt, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, dv/dt, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं लोग, ठीक है। ओके सर। और फ्रेंड और हम लोग को इसी प्रकार से इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे लोग, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे लोग, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और 2 नंबर में क्या होगा फ्रेंड, एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, डी टी, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर में क्या लिख सकते हैं लोग फ्रेंड, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, ठीक है। यस फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये सारे चीज़ें बताने का सिर्फ हमारा एक ही पर्पस है कि हम लोग इक्वेशन में किस प्रकार से हम लोग एस को रिप्लेस करके थीटा पुट करते हैं, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके अल्फा पुट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये इक्वेशन सारा वही काइनेमेटिक्स वाला ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हम लोग यहाँ पे वो जो है छोटा छोटा टर्म जो है वो चेंज कर देंगे लोग, ठीक है। तो ये फ्रेंड हम लोग एंगुलर काइनेमेटिक्स में फ्रेंड हम लोग ये 3 केस में बांटे थे लोग। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा केस में तो उसमें किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये वाला केस जो है फ्रेंड, ये एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होगा यानी कि केस नंबर 3 वाला केस है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट, चलिए लोग फटाफट राइट डाउन करिए लोग, हो गया। ओके सर।
तो देखिए फ्रेंड, आज जो भी हम लोग थ्योरी था, यानी कि मतलब कि काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो था, हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिए हैं लोग, ठीक है। इसके ऊपर यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर कल हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे लोग, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे लोग। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हर किसी का फेवरेट टॉपिक जो है वो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है फ्रेंड, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं लोग, जो जिसमें सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से डिकोड करेंगे लोग, ठीक है, समझेंगे लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।